हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शुभम सोनी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे। ठीक है। कल हमने सॉलिड के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग आगे, जैसा हमने कहा था कि आज हम क्रिस्टल लैटिस के बारे में पढ़ेंगे या यूनिट सेल के बारे में, लैटिस पॉइंट क्या होते हैं, इन सब के बारे में आज पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्रिस्टल लैटिस होता क्या है। क्रिस्टल लैटिस अ रेगुलर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ अ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन थ्री डायमेंशनल इन 3D यानी इन 3 डायमेंशंस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। जैसा कि आप एक अरेंजमेंट देख रहे होंगे, यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है, इसमें कुछ क्यूबिकल आपको 3D स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। यही कह रहा है एक्चुअली यहाँ पे 3D, ये जो क्यूबिकल अरेंजमेंट दिख रहा है ये एक रेगुलर अरेंजमेंट है। यहाँ पे एक क्यूब नहीं, बहुत सारे क्यूब हैं। ठीक है, वो भी इन ऑर्डर्ड मैनर यानी ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है। एक तरह से बहुत सारे क्यूब, अगर आप ध्यान से कोई छोटा सा क्यूब लें, ये वाला जैसे एक देखिए, इसके बाद एक क्यूब है, इसके बगल में, इसके ऊपर है, एक आगे है, पीछे है, ऊपर नीचे, चारों तरफ क्यूब है। ये एक जो क्यूब है ये चारों तरफ अपने क्यूब से घिरा हुआ है। ठीक है, इसे कहते हैं रेगुलर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ अ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। कुछ इस तरह से हमारे जो पार्टिकल होते हैं, ठीक है, हमने जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल पढ़े, एटम या आयंस, वो कहाँ पे होते हैं, कैसे। अब बहुत लोगों के मन में ये हो कि सर ने तो पढ़ा दिया कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, ये अरेंज कैसे होते होंगे, क्रिस्टल कैसे मतलब सॉलिड बनते होंगे। तो ये जो सॉलिड बनते हैं उनका एक क्रिस्टल लैटिस होता है, कुछ उनका इस तरह से स्ट्रक्चर्स होता है, 3D स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से क्यूबिकल होता है। ठीक है, इनमें क्या होता है, इनके कॉर्नर पे जो होते हैं, ये क्यूब जो होते हैं, इनके कॉर्नर पे और इनके सेंटर पे, हो सकता है या तो फेस पे। ठीक है, यहाँ पे जो होते हैं क्या, हमारे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं यानी एटम, आयंस या मॉलिक्यूल्स, कुछ भी, एनीथिंग, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इन सॉरी एटम्स, आयंस। ठीक है, ये क्या होते हैं, इस पे यहाँ पे लोकेट होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, अभी आगे जैसे धीरे समझ में आएगा कैसे कैसे होता है यहाँ पे। अब बात करें सेकंड, लैटिस पॉइंट और लैटिस साइड क्या होते हैं। सिंपल सी बात है, लैटिस पॉइंट और लैटिस साइड का मतलब जहां पे पहले पढ़ते हैं उसके बाद समझाते हैं। द फिक्स्ड पोजीशन ऑन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट आर कॉल्ड लैटिस पॉइंट और लैटिस साइड्स। ठीक है, सिंपल सी बात है, कह रहा है कि वह पोजीशन जहां पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, आयन या फिर एटम प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं लैटिस पॉइंट। ठीक है, या लैटिस साइड भी कुछ कुछ किताबों में कहीं कहीं दिया रहता है। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ लैटिस पॉइंट विच when repeat over and over again in 3 dimensions give the complete crystal lattice। इसमें सीधा सीधा बात ये कह रहा है कि अगर ग्रुप ऑफ लैटिस पॉइंट जो कि एक 3 डायमेंशन में बार बार रिपीट करे तो इसे क्या कहते हैं, एक कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर होगा आपको। अब बात करते हैं यूनिट सेल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यूनिट सेल क्या होता है भैया, यूनिट सेल इट इज डिफाइंड एज अ स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इन स्पेस। ठीक, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इन स्पेस, बातों को ध्यान सुने। ठीक है, इन अ स्पेस लैटिस which when repeat over and over again generate a complete crystal lattice। The crystal can consist of infinite number of unit cells। सिंपल सी बात है, जैसे घर होता है उसके बिल्डिंग ब्लॉक, मतलब घर का जो एक ईंट होता है उसी समझ लीजिए यूनिट सेल कहते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा, वही कह रहा है, अगर एक जैसे घर बनाने क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे इनफाइनाइट नंबर ऑफ, हम गिन नहीं सकते ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट सेल से मिलकर पूरा एक बहुत बड़ा घर बनता है। ठीक है, वैसे यहाँ पे कह रहा है कि बहुत इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट सेल से, मतलब बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं यूनिट सेल, इन्हीं से मिलके क्या कहते हैं, इन्हीं से मिलके स्पेस लैटिस बनता है और इन्हीं से मिलके क्या होता है हमारा, एक पूरा पूरा सॉलिड क्रिएट होता है। ठीक है, वही कह रहा है, इट इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट, ये बार बार रिपीट करता है। ठीक है, इन स्पेस लैटिस में बहुत स्मॉलेस्ट जो रिपीटिंग यूनिट होता है, विच व्हेन रिपीट ओवर एंड ओवर अगेन जनरेट द कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस। आई होप क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा आपको। ये अगर नहीं समझ में तो आप सीधा सीधा एग्जांपल घर का याद रखो कि बेसिक जो ब्रिक्स होते हैं, ब्रिक को समझ लो यूनिट सेल होता है। किसी घर बनाने के लिए बहुत सारे ब्रिक्स का यूज है, ब्रिक्स को हम कह सकते हैं एक सिंगल पीस ब्रिक को हम यूनिट सेल कह सकते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखें। चलिए आगे चलते हैं, आई होप क्लियर होगा इतना। अब बात करते हैं पैरामीटर विच कैरेक्टराइज अ यूनिट सेल। अब क्या क्या पैरामीटर है भाई साहब कि जो यूनिट सेल को कैरेक्टराइज करें। ठीक है,
First, dimension of the unit cell along the three edges A, B and C. These edges may or may not be mutually perpendicular. कह रहा है कि जो अब यहाँ पे इस फिगर को ध्यान से देखिए आप लोग, इसमें कुछ आपको एक यूनिट सेल बना हुआ है, इसमें ध्यान से देखिए, इसमें कह रहा है कि इसके जो तीनों साइड होंगे, क्योंकि ये 3D यूनिट सेल कैसे होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है ना, तो ये भाई साहब हो क्या सकते हैं, इनके जो तीनों एजेस होते हैं वो परपेंडिकुलर भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती। जैसे नॉर्मली अगर हम देखें कोई क्यूब या क्यूबॉइड होता है तो उसमें क्या होता है, अगर क्यूबिक फॉर्म में अगर मान लें हम यूनिट सेल को, तो क्या हो सकता है, वो परपेंडिकुलर होगा, बट कोई जरूरी नहीं है। जैसे ये वाली साइड ए है, ये बी है, ये हाइट सी है, इन ए बी के मतलब ये साइड ए सॉरी साइड बी और साइड सी के बीच का एंगल क्या है, अल्फा है। साइड सी और ए के बीच का एंगल बीटा है, साइड ए और बी के बीच का एंगल गामा है। ठीक है, तो ये एंगल से इस तरह से 7 क्रिस्टल सिस्टम बनते हैं, जो कि अभी हम आगे यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, अब समझ में आया, ये कोई जरूरी नहीं है कि मे और मे नॉट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, जरूरी नहीं कि ये तीनों साइड्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर ही हों। ठीक है, सेकंड बात क्या कह रहा है, इंक्लिनेशन ऑफ द एजेस टू ईच अदर, दिस इज डिनोटेड बाय द एंगल बिटवीन द एजेस अल्फा बीटा एंड रिस्पेक्टिवली गामा। अल्फा बीटा रिस्पेक्टिवली, अल्फा इज द एंगल बिटवीन, ये ऑलरेडी मैंने बता रखा है क्या क्या चीजें हैं, कि अल्फा किसके किसके बीच का एंगल है, बीटा किसके बीच का एंगल, ये बेसिकली मतलब बेसिकली किसी यूनिट सेल को कैरेक्टराइज करने के जो पैरामीटर होते हैं वो उनकी एज की लेंथ होती है और उनके जो बीच का एंगल होता है, उनके जो एजेस, उनकी जो साइड्स के बीच का एंगल होता है वो उस बात पर डिपेंड करता है। इस तरह से 7 क्रिस्टल सिस्टम फॉर्म होते हैं, जिसमें पहला होता है, फर्स्ट होता है क्यूबिक। अगर हम इसमें क्या करें, जो सारे एंगल अल्फा बीटा गामा है उसको हम 90-90 लें, ध्यान से देखिए यहाँ पे, और सारे जो ए बी और सी यानी कि जो एज लेंथ है, यानी कि जो इसकी लेंथ है, ठीक है, क्यूब की लेंथ है, वो ए बी सी तीनों इक्वल हो, तो क्या क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम फॉर्म होगा। अगर तीनों इक्वल अल्फा बीटा गामा आर इक्वल 90 डिग्री हो जाए, ए बराबर बी हो बट नॉट इक्वल्स टू सी, तो क्या टेट्रागोनल हो जाएगा। थर्ड, ऑर्थोरोम्बिक में क्या होगा, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90, मतलब तीनों जो एंगल है वो 90 हो बट ए बराबर नहीं है, यानी ए इक्वल्स टू नॉट बी, बी इक्वल्स टू नॉट सी। ठीक है, हेक्सागोनल केस में क्या होगा, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 90। ठीक है, अल्फा एंड बीटा जो है 90 डिग्री, बट गामा क्या होगा, 120 होगा। ठीक है, और a इक्वल्स टू बी बट b इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू सी, तब क्या होगा, हेक्सागोनल शेप होगा हमारा। ठीक है, हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम होगा। नेक्स्ट, रोम्बोहेड्रन या ट्राइगोनल इसको कहते हैं। अल्फा इक्वल्स टू बीटा होता है, बीटा बराबर नहीं है, यानी अल्फा इक्वल्स टू बीटा, बीटा इक्वल्स टू गामा, बट गामा डज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, बट एज के रिस्पेक्ट में क्या बात है, a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, क्या होगा, रोम्बोहेड्रल, या फिर इसी को ट्राइगोनल भी नाम दिया जाता है। सेवेंथ क्या है, ट्राइक्लिनिक, जहां पे कुछ भी बराबर नहीं होगा, मतलब ना तो अल्फा डज नॉट इक्वल्स टू बीटा, बीटा डज नॉट इक्वल्स टू गामा, गामा डज नॉट इक्वल्स टू क्या है, 90 डिग्री। ऑल्सो ए इक्वल नॉट इक्वल्स टू बी, बी इज नॉट इक्वल्स टू सी। ठीक है भैया, चलिए आगे चलते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ये आपको अगर हो सके तो यहाँ पे कुछ चीजें याद रखनी होंगी आपको, जैसे आप क्यूबिक तो याद ही कर सकते हैं, यहाँ पे सारी चीजें इक्वल हैं, जैसे सारे एंगल्स क्या 90 हैं, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी है, सिंपल सी बात है। ट्राइक्लिनिक आप याद कर लीजिए, एक दो तो कुछ तो याद कर सकते हैं, 2-4 कम से कम एटलीस्ट याद कर लिए। क्यूबिक याद करिए, टेट्रागोनल याद कम एटलीस्ट बाई चांस कभी जरूरत पड़ जाए। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। चले, क्यूबिक में सारे इक्वल होता है, यहाँ समझ लिया, यहाँ पे सारे जो अल्फा बीटा और गामा नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री, मतलब सारे म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं होते, सिंपल सी बात है, और एजेस भी इक्वल नहीं होते। ठीक है, तो ट्राइक्लिनिक तो दो तो याद करना बहुत इजी है, एक दो और आप याद कर लीजिए धीरे से। ठीक है भैया, चले आगे। ओके, अब बात करते हैं टाइप ऑफ यूनिट सेल की। सबसे पहले बात करेंगे प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल्स की। अब प्रिमिटिव सेल क्या होते हैं उनके बारे में बताते हैं। प्रिमिटिव क्या होता है, प्रिमिटिव सेल यानी कि सिंपल यूनिट सेल हैव कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ओनली एट इट्स कॉर्नर। ठीक है, बात हम ये कह रहे हैं, जो हमारा जो यूनिट सेल का साइज आपने देखा है क्यूबिक होता है, तो उनके क्यूब के जो कॉर्नर होते हैं वहां पे ही केवल अगर एटम अरेंज है, यानी कि सिचुएटेड है, ठीक है, लोकेट है, तो उसको कहते हैं प्रिमिटिव, यानी सिंपल यूनिट सेल उनको कहते हैं। और दूसरा क्या होता है, सेंटर यूनिट सेल। सेंटर का मतलब साफ साफ समझ में आ रहा है कि सेंटर में भी होगा, तो कह रहा है कि एंड वही कह रहा है, are those unit cell, center unit cell are those unit cells in which one or more constituent particle are present at positions in addition to those present at corner
ठीक है, कॉर्नर पे तो होंगे ही भैया, लेकिन एक कहीं बीच में भी हो सकता है फेस में कहीं और भी हो सकता है। ठीक है, बात समझ में, एक भी हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकता है कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल। ओके, अब इस बिहाफ पे सेंटर्ड यूनिट सेल के बिहाफ पे इसमें यहाँ पे दो तरह के और बनते हैं। जैसे बात करते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करेंगे, अभी मैं आगे पूरा डायग्राम से समझाऊंगा, आप देखिए यहाँ पे डायग्राम है, अभी इससे और अच्छे समझ में आएगा। अभी पहले थ्योरी वाला थोड़ा सा समझते हैं। फेस सेंटर्ड में क्या कह रहा है, फेस समझ में आ रहा है कि इट कंसिस्ट ऑफ वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ईच फेस इन एडिशन टू दोज प्रेजेंट एट द कॉर्नर। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई किसी क्यूब में क्या होता है, 8 कॉर्नर होते हैं, 6 फेजेस होते हैं, ये तो पता है ना आपको, ये ध्यान रखना होगा। ओके, तो फेज जो होता है वहां पे कह रहा है कि होगा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होगा, कह रहा है इट कंसिस्ट ऑफ वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज प्रेजेंट एट इट्स बॉडी सेंटर इन एडिशन दोज प्रेजेंट एट कॉर्नर। सिंपल सी बात, मतलब समझ में आया। सिंपल क्यूबिक यानी कि एससीसी सिंपल यूनिट सेल में तो ओनली क्या होंगे, कॉर्नर पे ही होंगे। एफसीसी में क्या होगा, फेस पे ही होंगे और कॉर्नर पे होंगे, 8 कॉर्नर पे होंगे और फेस पे भी होंगे। बॉडी सेंटर पे क्या होंगे, कॉर्नर पे ही होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, फेस पे नहीं होंगे, बल्कि एक उसके बिल्कुल सेंटर में होगा। ठीक है, और कह रहा है थर्ड क्या है, एंड सेंटर्ड यूनिट इट कंसिस्ट ऑफ वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एनी टू अपोजिट फेस इन एडिशन टू दोज प्रेजेंट एट द कॉर्नर। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं, फिगर से समझाते हैं कैसे। ये देखिए अब यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट डिफरेंट लैटिस पोजीशंस। अब यहाँ पे समझिए ध्यान से, ये एक बिल्कुल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट कॉर्नर इट शेयर्ड बाय 8 सेल्स। ये ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे यही समझने वाली बात है, फिगर में ध्यान समझिए कि अगर कोई एक क्यूब है उसके कॉर्नर पे एक कोई बॉल रख दी जाए, सिंपल सी अगर स्फेरिकल बॉल, तो उस बॉल का ओनली 1/8 पोर्शन ही किसी एक सिंगल क्यूब में जाता है। मतलब या तो हम दूसरे शब्दों में कहें तो एक बॉल को पूरा कवर करने के लिए 8 अगर हम यूनिट सेल यूज करेंगे, यहाँ पे 8 यूनिट सेल लगाएंगे, तब उसका सारा भाग क्या होगा, पूरा कवर होगा। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे ओपन स्ट्रक्चर एक दिख रहा है, यहाँ पे 3 तरीके समझाया हुआ है, इस चीज को समझिए जो एक्चुअल ये होता है स्ट्रक्चर, बट हम समझने के लिए पहले इसे समझते हैं। जैसे यहाँ पे ये क्यूब है, ठीक है, इसके क्यूब के सारे 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर पे एक एटम लगा हुआ है। ठीक है भैया, अब बात करते हैं, अच्छा अब ऐसा नहीं होता, और एटम हमने याद दिखाने के लिए, बट एक्चुअली वो इस तरह होते हैं, ये एक दूसरे से क्या होता है, टच करते रहते हैं, ये चारों एटम एक दूसरे से टच करेंगे। स्पेस फील्ड स्ट्रक्चर है ये, मतलब ऐसे नहीं होते, बिल्कुल ये इस तरह से होता है। अब लेकिन ये भी जो स्ट्रक्चर यहाँ पे ये बॉल जो है ये इस तरह नहीं, जब इसको हम अब इसमें अगर इसको हम ऐसे ऊपर से कट करें तो क्या कुछ इस तरह से ये क्यूब बन के आएगा, ये क्यूब के स्ट्रक्चर है जो हम कह रहे हैं। अब इस क्यूब में अगर ध्यान से देखिए, ये जो बॉल है इसका 1/8 पोर्शन ही इस कॉर्नर पे आ रहा है, इस मतलब क्यूब के अंदर आ रहा है। समझ रहे हैं बात? अरे भाई क्लियर है, यही चीज तो बहुत समझना है कि मतलब इस क्यूब का अगर हम ऊपर से ऐसे काट के, मतलब इस चार ऊपर 4 नीचे, इनको समझ कैसे काटा, ऊपर से बिल्कुल काट दिया जाए, एक क्यूब बना ले। क्यूब में क्या होगा, अब ये जो कॉर्नर पे जो एक एटम्स है ना, उनका बस 1/8 पोजीशन ही इसमें पोर्शन ही इस यूनिट सेल में आ रहा है, मतलब यानी कि ये क्यूबिक यूनिट में आ रहा है। ठीक है, इसीलिए जब भी हम इसका आगे भी एटॉमिक पैकिंग इफिशिएंसी या एटॉमिक पैकिंग फैक्टर निकालेंगे तो वहां पे इसको यूज करेंगे कि कॉर्नर पे जो एटम लगते हैं उनका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। ठीक है, अभी कैसे कैसे उसका है वो आगे मैंने लिख रखा है, बताएंगे कैसे कैसे भी। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं फेस सेंटर। इफ एन एटम इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द फेस, यहाँ पे देखिए जैसे हमारे पास 2 क्यूब हैं, इनके सेंटर पे भाई दोनों के फेस यहाँ पे मैच कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई अगर हम रख दें कोई एटम, तो उसका आधा हाफ पोर्शन इस क्यूब में लाई करेगा, आधा उसमें जाएगा। ठीक है, कंट्रीब्यूट करेगा, आधा इधर इस फर्स्ट वाले क्यूब में कंट्रीब्यूशन होगा, उसका सेकंड में होगा। ऐसे ही इस वाले में फिगर, इस तरह के 3 फिगर से हम इसको समझते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट एनसीईआरटी का जो पिक्चर है बुक में जो फिगर दे रखा है उसी को मैंने यहाँ पे कॉपी करा है। ठीक है, यहाँ समझने वाली बात है। अब ये 3D विजुअलाइजेशन है, आप जितने अच्छे समझ पाए। यहाँ पे देखिए ध्यान से, इस वाले में यहाँ पे देखिए कौन इसके फेस पे भी एक पूरा हाफ स्फीयर कटा हुआ दिख रहा है आपको, ये हाफ एटम है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे देखिए नहीं था। ओके, अब आगे चलते हैं। ऐसे थर्ड बॉडी सेंटर में बीसीसी में क्या होता है कि एक यहाँ पे ध्यान से देखिए, कॉर्नर पे तो वही एक बीच में है जो कि 100% इसका कंट्रीब्यूशन क्या होता है उसमें होगा। ठीक है, अभी बताएंगे कि इसमें कितने कितने होंगे, इस हिसाब से तो आप निकाल भी सकते हैं। बॉडी सेंटर में क्या कह रहा है,
इफ एन एटम इज प्रेजेंट एट अ बॉडी सेंटर इट इज नॉट शेयर्ड बाय एनी अदर यूनिट, मतलब फुल्ली 100% उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो इसी में होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। बट इन आठों का क्या होगा, नहीं होगा भाई। एक अगर हम यहाँ समझने की कोशिश करें, एक जो एटम है वो तो 100% उसका कंट्रीब्यूशन उसी में, तो मतलब एक एटम तो यही हो गया। और 8 जो कॉर्नर पे है उनका 8 का 1/8 अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि बॉडी सेंटर्ड में कितने होते हैं, कितने एटम, अगर कोई आपसे पूछे कितने होते हैं नंबर ऑफ एटम, तो यहाँ से कितने होते हैं, 2 होते हैं। ये आपसे आगे भी पूछेगा, जैसे यहाँ पे देखिए यार, नंबर ऑफ एटम्स इन डिफरेंट यूनिट सेल, मैंने आगे पूरा बहुत अच्छे से डायग्राम, पूरा एक टेबल बना दिया आपको याद करने के लिए, बहुत अच्छे से याद रहेगा। जैसे आप यहाँ पे याद करने, प्रिमिटिव यानी कि प्रिमिटिव यूनिट सेल या इसी को सिंपल यूनिट सेल भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक एटम होता है। क्यों, क्योंकि 8 का अगर आप कर लें 8 गुणे 1/8 इंटू 1/8, 1/8 क्यों करेंगे, क्योंकि एक कॉर्नर का जो एटम होता है उसका कंट्रीब्यूशन उस यूनिट क्यूबिक जो यूनिट सेल है उसमें कितना 1/8 होता है। तो 8 गुणे यानी कि 8 इंटू 1/8 तो कितना हो जाएगा, 1 एटम। ऐसे फेस सेंटर में क्या होगा, उसको जब आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, फेस में क्या होता है, जो फेस पे एटम होता है उसका उसका जो 50% होता है कंट्रीब्यूशन, वो एक में आता है, ठीक है। आपने इस फिगर में ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको दिखना है कि जो ये एटम है उसका हाफ पोर्शन इस वाले में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ जब आप करेंगे निकालेंगे तो आपका यहाँ से आ जाएगा फेस में 3 एटम्स, ठीक है। ऐसे बॉडी सेंटर का मैंने बता ही दिया, ठीक। अब बात करते हैं आगे, थोड़ा सा चलते हैं। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, एक पॉइंट और है कोऑर्डिनेशन, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे। अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर जैसे ही कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद देन हम बात करेंगे। मैं पूरा ये यूनिट सेल का इसका पूरा एक चार्ट है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर वाले उसमें स्लाइड में डाल दूंगा, वहां पे आप अच्छे देखिए पूरा समराइज करा दूंगा एक बार में। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। इसको एक बार घर पे आराम से पढ़िएगा, उसके बाद ये समझने की कोशिश करिएगा कि ध्यान से विजुलाइज की कैसे कि कॉर्नर का जो एटम है उसका 1/8 आता है। अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट करके बताइएगा या फिर आप हमसे पूछ सकते हैं किसी भी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इसको मैं अच्छे से एक बार समराइज वापस से करा दूंगा, और इसका जो एक मैंने वो चार्ट बना रखा है आपको इजी होगी कि एसएससी में कितने एटम है, सारा एसएससी में, बीसीसी में, एचसीपी में और एक डायमंड क्यूबिक, सब में कितने एटम होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, एपीएफ कितना होता है, ये सारा कुछ नेक्स्ट लेक्चर में भी पढ़ाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, चलिए, थैंक यू। प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और किसी कहीं कोई दिक्कत हो, कुछ चीज़ नहीं समझ में है तो आप बिल्कुल बेशक पूछ सकते हैं, ठीक है। मेरा नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप पे, आप व्हाट्सएप डायरेक्ट कर सकते हैं, या और जो भी कुछ स्टडी रिलेटेड मटेरियल होगा, या फिर मैं जो भी पीडीएफ या फिर ये मतलब जो पीपीटी वगैरह है, अगर कुछ मुझे शेयर करना होगा या किसी चीज़ कोई दिक्कत होगी कुछ भी, तो मैं हैंड रिटन नोट्स वगैरह टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, जब अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ेंगे, ठीक है। ओके।